अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़े अहम केस की समाअत जारी है। आज उस केस की दूसरी समाअत थी। गुज़श्ता रोज ईद के बाद इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। केस है फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तें। मजमूई तौर पर 7 दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये दरख्वास्तें दायर की गई थी। तमाम दरख्वास्त गुजारान के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त वफाकी हुकूमत के वकील अटार्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल दे रहे हैं। आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो अटार्नी जनरल की जानिब से ही दलाइल का आगाज किया गया। केस की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल की जानिब से तमाम जो तफसीलात है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस हवाले से आगाह किया गया। कुछ लोग जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे उनकी तस्वीर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत के अंदर चलाई गई। आज केस की समाअत के दौरान क्या हुआ, अटार्नी जनरल की जानिब से क्या तफसीलात पेश की गई, इसके अलावा अदालत की जानिब से कौन सी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई, कौन से अहम रिमार्क्स दिए गए, कौन से अहम सवालात उठाए गए और अटार्नी जनरल के जानिब से जो मुख्तलिफ सवालात के जवाबात अदालत के सामने पेश किए गए, उनसे मजीद क्या सवालात पैदा हुए जिसकी वजह से ये मामला मजीद गंभीर होता नजर आता है और बज़ाहिर हुकूमत को इस हवाले से कोई बड़ी कामयाबी मिलती नजर क्यों नहीं आती। केस की जो समाअत है उसका हवाला आपके साथ शेयर करता हूँ। जब आज केस की समाअत शुरू हुई तो अटार्नी जनरल जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं वो रोस्टम पर आए। उनकी जानिब से 9 मई के वाकयात और उसमें होने वाली तोड़ फोड़ की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई। अटार्नी जनरल ने अदालत में कहा कि 9 मई को तमाम वाकयात दिन 3 से 7 बजे के दरमियान रूनमा हुए। एफ एयर बेस मियाँ वाली जहां पर मिराज तैयारे मौजूद थे। इसके अलावा उन मिराज तैयारों की फ्यूलिंग के लिए जो फ्यूल था वो भी वहां पर मौजूद था। उस एयर बेस की दीवार गिराई गई। इसके अलावा कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई। सिग्नल मैस और हमजा कैंप रावलपिंडी पर हमले किए गए। AFIC रावलपिंडी पर भी हमले किए गए। इसके अलावा मुजाहिदीन की जानिब से लाहौर में CSD पर भी हमला किया गया, जबकि फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमला किया गया, उसमें तोड़ फोड़ की गई और ISI दफ्तर पर हमला करने वाले ये तमाम अफराद मुसल्लह थे। इसके अलावा चकलाला कैंट रावलपिंडी पर भी हमले किए गए। अटार्नी जनरल की जानिब से अदालत को यह भी बताया गया कि मुजाहिरीन की जानिब से 9 मई को पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा अटार्नी जनरल की जानिब से ये भी अदालत को बताया गया कि लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला करके उसमें जो कोर कमांडर लाहौर थे उनकी वर्दी चुराई गई और एक हमलावर ने वो वर्दी पहनी भी थी और अदालत में आज उस हमलावर की वर्दी पहनी हुई वो जो तस्वीर थी वो भी अदालत में आज चलाई गई। इसके अलावा अटार्नी जनरल की जानिब से जो मुख्तलिफ तस्वीर थी 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के हवाले से वो भी आज कमरा अदालत में चलाई गई। इसके अलावा अटार्नी जनरल का यह भी कहना था कि लाहौर और पेशावर को 9 मई के रोज मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। 9 मई को फौज की जानिब से लचक और तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। सवात मोटरवे पर कायम टोल प्लाजा को जलाया गया, लेकिन उसकी फुटेज या वीडियो मौजूद नहीं है। जबकि 9 मई को सिंध और बलूचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल रही, कंट्रोल में रही। जबकि 9 मई को जो तोड़ फोड़ की गई थी मुख्तलिफ शहरों में, बताया जाता है कि मुल्क भर में 200 के करीब ये मकामात थे जहाँ पर तोड़ फोड़ की गई थी और इन तमाम जो वाकयात रोनमा हुए इसमें तकरीबन कोई 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि मजमूई नुकसान में से एक अरब और 98 करोड़ रुपए का नुकसान फौजी तनसीबात पर जो हमले किए गए, जो ममनुआ इलाके थे फौज से मुतल्लिक, जिसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर भी था, PF एयर बेस मियां वाली था और जो दीगर इस तरह के मकामात थे उन पर जो तोड़ फोड़ की गई उससे 1 अरब और 98 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो इस बेंच का हिस्सा है उनकी जानिब से अटार्नी जनरल से ये सवाल किया गया कि 9 मई के रोज कोई फौजी एहलकार या पुलिस एहलकार शहीद तो नहीं हुआ, जिस पर अटार्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि 9 मई के रोज जितने भी वाकयात हुए उसमें कोई फौजी एहलकार या पुलिस एहलकार शहीद नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से एक बार फिर यह सवाल उठाया गया कि अगर 9 मई के रोज कोई फौजी या पुलिस एहलकार शहीद नहीं हुआ तो फिर मुकदमे के अंदर दफा 302 क्यों लगाई लगाई गई। दफा 302 जो है वो कत्ल के जो वाकया होता है, वकूआ होता है, ये इल्जाम होता है, उसके तहत ये लगाई जाती है, जिस पर अटार्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि इस सवाल का जवाब खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के एडवोकेट जनरल ही दे सकते हैं। इसके अलावा अटार्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि 9 मई के वाकयात जो हुए इससे पहले इस तरह के वाकयात मुल्क भर में कभी नहीं हुए कि एक साथ
जो फौजी तनसीबात हैं उसके ऊपर इस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए जाएँ। अटॉर्नी जनरल की जानब से बार बार ये कहा गया कि 9 मई के जो वाक़यात हैं ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मनसूबाबंदी के तहत किए गए, मखसूस वक्त था और उसी मखसूस वक्त के दौरान ही मुल्क भर के अंदर ये तमाम वाक़यात रूनुमा हुए, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये तमाम वाक़यात बाकायदा मनसूबाबंदी और मुनज़्ज़म तरीके से इनको सर अंजाम दिया गया। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की जानब से ये भी कहा गया कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, इसके अंदर जो मुल्ज़मान हैं, उनके फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जारी हैं। 102 अफराद की फ़हरिस्त भी अटॉर्नी जनरल ये ईद उल अज़हा से कबल 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर चुके हैं। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से एक और अहम नुकता उठाया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से ये कहा गया कि फ़ौजी अदालतें आईनी तरमीम के तहत बनी थी, यानी 2015 में जब 21वीं आईनी तरमीम की गई और उसके तहत ये फौजी अदालतें तश्कील दी गई, उसी का हवाला आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से दौरान समाअत रिमार्क्स में दिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से ये कहा गया कि असल सवाल ये है कि शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं, आइन के दायरे में रहते हुए जवाब दें। ये बड़ा अहम सवाल है जो आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि क्या आइन के तहत जो आम शहरी है उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं। जब 2015 में सानिया एपीएस हुआ और उसके बाद दहशत गर्दों के ट्रायल और उनके जो मुकदमात है उनको जल्द निपटाने के लिए एक अवामी रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, तो उस वक्त फिर फौजी अदालतें तश्कील दी गई, लेकिन उसके लिए भी फिर एक 21वीं तरमीम की गई। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी, फुल कोर्ट ने फिर उसके ऊपर फैसला दिया और उस फैसले के तहत फौजी अदालतों को जो है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त करार देते हुए उनकी तश्कील की गई थी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशन आज दौरान समाअत दी गई। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि 9 मई को मुल्क भर में मुख्तलिफ वाक़यात हुए। 200 के करीब ये मकामात बताए जाते हैं हुकूमत की जानिब से कि 9 मई को मुल्क भर में 200 मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन की जानिब से हमले किए गए, तोड़ फोड़ की गई और उसी हवाले से आज चीफ जस्टिस ने कहा कि जब 9 मई को मुल्क भर में हमले हुए, जबकि फौज की तहवील में इस वक्त सिर्फ 102 मुल्जमान हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि फौजी अदालतों में कितनी सजा होगी, शफाफ ट्रायल के लिए फौजी अदालतों के फैसले में उन फैसलों की मुकम्मल वजूहात होनी चाहिए। इसी हवाले से अटॉर्नी जनरल को अदालत की जानिब से आज ये हिदायत की गई है कि आप हुकूमत से इस हवाले से हिदायत लेकर आए कि फौजी अदालतों में जो मुल्जमान के मुकदमात चलेंगे उसमें सजा कितनी होगी और इसके अलावा जो फैसले होंगे फौजी अदालतों में जब ये फैसले किए जाएंगे तो उन फैसलों की वजूहात होनी चाहिए कि अगर किसी मुल्जिम को 6 माह की या साल की सजा दी जा रही है तो उसकी वजूहात क्या है कि इस बुनियाद पर जो शवाहिद थे वो इस मुल्जिम के खिलाफ थे और उसकी बुनियाद पर फिर ये तमाम जब रिकॉर्ड सामने आ रहा है अदालत के अंदर तो फिर अदालत ने उस शवाहिद की बुनियाद पर उसको ये सजा सुनाई है। अमूमन जो फौजी अदालतों के अंदर कार्रवाई होती है तो वहां पर सिर्फ ये बताया जाता है कि क्या मुल्जिम के ऊपर जो इल्जाम था वो साबित हुआ है या नहीं और फिर उस इल्जाम के साबित होने का जो एक नुक्ता है उसी की बुनियाद पर उसको आगे सजा सुनाई जाती है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज दौरान समाअत अदालत को ये भी बताया गया कि फौजी अदालतों में जिन मुल्जमान के ट्रायल किए जाएंगे उसमें मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा सजा 2 साल हो सकती है। हुकूमत की जानिब से परसों जो तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया था उसमें भी यही बताया गया था कि अगर किसी मुल्जिम को 3 माह या इससे ज्यादा सजा होती है, उम्र कैद होती है, ये सजाए मौत सुनाई जाती है तो फिर वो मुल्जिम आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या फिर सदर पाकिस्तान के पास अपील का हक भी इस्तेमाल कर सकता है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि भारतीय जासूस कलभूषण यादव को भी अपील का हक दिया गया था तो फिर 9 मई के मुल्जमान को भी अपील का हक मिलना चाहिए। जबकि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से भी एक बड़ा अहम नुकता दौरान समाअत उठाया गया। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये कहा गया कि 102 जेर हिरासत मुल्जमान की फहरिस्त अभी तक पब्लिक नहीं की गई। इसके अलावा अभी शफाफ ट्रायल का पहलू भी लापता है। इस हवाले से अभी तक अटॉर्नी जनरल की जानिब से कोई बात नहीं की गई कि क्या शफाफ ट्रायल होगा या नहीं होगा। इसके अलावा जो 27 जून को समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसमें भी अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की गई थी कि आप इन 102 जो मुल्जमान जो इस वक्त फौज की तहवील में दिए गए हैं इनके फहरिस्त जारी करें, इनके कवायद जारी करें, इनके अहल खाना से इनकी टेलीफोन पर गुफ्तगू करवाएं। इसके अलावा हफ्ते में कम अज कम एक बार इन तमाम अफराद के अहल खाना के साथ मुलाकात का भी बंदोबस्त किया जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से उस वक्त अदालत के सामने ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि
ان تمام افراد کا اہل خانہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی کروایا جائے گا. اس کے علاوہ ان کی ملاقات کرانے کا بندوبست بھی کیا جائے گا. جبکہ عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عید کے بعد ان 102 افراد کی فہرست جاری کی جائے تاکہ عوام کے اندر جو لوگ اس حوالے سے کوئی مزید رائے دینا چاہتے ہوں یا اس پر کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، شواہد دینا چاہتے ہوں، تو وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ پبلک کے سامنے بھی ہونی چاہیے. یہ کچھ اہم آبزرویشن تھیں، کچھ اہم ریمارکس تھے ججز کی جانب سے جو آج دوران سماعت میں جو ہے وہ سامنے آئے. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اٹارنی جنرل کے جو دلائل ہیں آج اس سے مزید جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. مثال کے طور پر عدالت میں جو سوالات اٹھائے گئے تھے، درخواست گزاروں کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے تھے، اٹارنی جنرل کی جانب سے ان کے جوابات دیے گئے. اب جو اٹارنی جنرل کی جانب سے جوابات دیے گئے اس سے کچھ مزید سوال کھڑے ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعات منظم طریقے سے کیے گئے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پورے ملک میں ایک ساتھ مظاہرے کیے گئے تھے تو یہ منظم کیسے تھے، منصوبہ بندی کے ساتھ کیے گئے، کیسے کیے گئے، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ تمام مظاہرے منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے تھے. مثال کے طور پہ 9 مئی کو عمران خان جو سابق وزیر اعظم بھی تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ملک بھر میں ان کے جو کارکنان تھے، سپورٹرز تھے، وہ باہر نکلے، احتجاج کیا گیا. تو یہ منصوبہ بندی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا اٹارنی جنرل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی کو کہ جو واقعات ہوئے یہ پنجاب کے اندر پہلے ہونے چاہیے تھے، یا خیبر پختونخوا کے اندر پہلے ہوتے، اگلے دن یا 2 دن بعد پنجاب میں ہوتے، پھر 2-3 دن بعد لاہور میں، سندھ میں یا بلوچستان میں ہوتے؟ تو کیا صرف ایک ساتھ ہو جانا ہی اس کے منظم اور منصوبہ بندی کے تحت ہونا کو ثابت کرتا ہے، یا یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ یہ تمام جو ہیں یہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے تھے؟ کوئی ایسی انفارمیشن، کوئی ایسی تفصیلات، کوئی شواہد، کوئی ٹھوس شواہد ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی فورم پر سامنے نہیں لائے گئے. 2 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، 2.5 ماہ تقریباً ہونے کو ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی شواہد موجود نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے تھے. جن لوگوں کے اوپر الزام تھا ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے تو ان کے اوپر وہ تمام الزامات بھی ختم ہو گئے، ان کو رہا کر دیا گیا. اب عمران خان اور کارکنان کے درمیان یہ تمام منصوبہ بندی کیسے ہوئی، میاں والی کے اندر جو کارکنان تھے ان کی جانب سے یہ توڑ پھوڑ کیسے کی گئی، ملک کے دیگر شہروں کے اندر جو توڑ پھوڑی اس کے اندر عمران خان اور ان کے کارکنان کے درمیان یہ گٹھ جوڑ کیسے ثابت ہوگا، یہ ابھی تک کسی فورم پر یہ ثابت نہیں کیا جا سکا. اس کے علاوہ کیا گرفتاری، ایک اور بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گرفتاری کوئی عید کا چاند تھا کہ خیبر پختونخوا میں پہلے نظر آ جاتا، پھر وہاں پہ مظاہرہ ہوتا، پھر اس کے بعد پنجاب میں اگلے روز ہوتا، یہاں پہ پھر پتہ چلتا عوام کو کہ عمران خان گرفتار ہو گیا اور اس کے خلاف پنجاب کی عوام کو بھی احتجاج کرنا چاہیے. تو یہ منصوبہ بندی اور کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، جو ایک نقطہ بار بار حکومت کی جانب سے اور آج اٹارنی جنرل کی جانب سے اٹھایا گیا، اس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کیسے ثابت کرے گی کہ ایک سیاسی ورکر دہشت گرد ہے اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ شر پسندوں کی جانب سے یا دہشت گردوں کی جانب سے سر انجام دیے گئے، اور انہی واقعات کی روشنی میں اب ان سیاسی ورکرز کا دہشت گردوں کی طرح فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہوگا. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج ان سیاسی ورکرز کی فوجی عدالتوں میں کارروائی کی توجیحات پیش کر رہے ہیں، یہ وقت بدلے گا. ہم نے دیکھا 2016-17 میں نواز شریف کی حکومت تھی، ان کو ہٹایا گیا، آج پھر ان کی حکومت ہے، عمران خان وزیر اعظم تھے وہ ہٹ چکے ہیں. تو یہ حالات و واقعات بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان میں تبدیل ہوتے ہیں. جو مسائل آج ایک کے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وقت جیسے ہی بدلتا ہے وہی لوگ دوبارہ اپنے ہی اس بچھائے ہوئے چال کے اندر پھنستے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی جو آج کیس کی سماعت ہوئی، ہمیں اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا مشکوک اور بڑا عجیب و غریب نظر آیا. اب جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرہ کے یا اس کی جو چھتری ہے اس کے نیچے ہونی چاہیے، تو عدالت حکومت کو یہ وقت یا مہلت کیوں دے رہی ہے کہ حکومت اس کے اندر سے کوئی درمیانی راستہ نکالے، کوئی شفاف ٹرائل اور اپیل کا حق دیا جائے، تو اس کے بعد شاید سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا کوئی فیصلہ جاری کر سکتی ہے. اگر فوجی عدالتیں آئین اور قانون کے دائرے میں آتی ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بحیثیت کورٹ آف لا اس کے اوپر اپنا ایک حکم جاری کرنا چاہیے کہ فوجی عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق ہیں، اس کے اندر عام شہریوں کے ٹرائل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فوجی عدالتیں
फौजी अदालतों के अंदर आम शहरियों का ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना जजमेंट जारी करना चाहिए, अपना फैसला देना चाहिए। मसालती किरदार गुज़श्ता 1 सवा 1 साल से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद बार ये मसालती किरदार अदा किया गया, और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान के मुआशी, समाजी, सियासी और जो आईनी बहरान है, उसकी वजह से मुख्तलिफ जो है वो बहरान पैदा हुए। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को मोहलत दे रही है। बजाय ऐसे लगता है कि शायद किसी समझौते की कोशिश की जा रही है, और अदालत इस समझौते में पूरी तरह से किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है। कुछ किरदार अदा कर चुकी है, और कुछ मजीद इसके ऊपर जो है वो अमल जारी है। इसीलिए शायद हुकूमत को ये वक्त दिया जा रहा है कि हुकूमत के अटारनी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर आए कि मुल्जमान को सजा कितनी होगी। अ, ये वो चीजें हैं जो फौजी अदालतों को तय करना है, उन शवाहिद की बुनियाद पर जो इन मुल्जमान के खिलाफ मौजूद हैं। अदालत ये कैसे तयन कर सकती है कि अटारनी जनरल हुकूमत से पूछ कर बताएं कि मुल्जमान को सजा कितनी मुद्दत के लिए होगी। ये तो शवाहिद पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि किसी मुल्जिम के खिलाफ कोई ऐसे ठोस शवाहिद हो ही ना कि उसको कोई लंबे अरसे के लिए सजा दी जा सके। अब तक जो आज केस की समाअत के दौरान भी अटारनी जनरल ने कहा कि मैक्सिमम यानी 2 साल तक की सजा हो सकती है जो जराइम या जो दफात मुख्तलिफ मुकदमात में लगाई गई हैं। अब देखना यह है कि कल अब जुम्मे के रोज सुबह 9:30 बजे तक इस केस की समाअत गई है। इंशाल्लाह जुम्मे के रोज जो भी अपडेट होगी, जो पेशरफ्त होगी इस केस की समाअत के दौरान, वो इंशाल्लाह आपसे आगाह करेंगे। सईद बलोच को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।